हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का वन शॉट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जिन बच्चों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि वन शॉट सीरीज चल रही है, तो भैया हमारी पूरी वन शॉट सीरीज चल रही है जो भी अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th का टॉपिक है। और काफ़ी कुछ वन शॉट मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो काम आपका आसान कर देता हूँ। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप वन शॉट की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और जो चैप्टर आपको समझना है अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो आज जो प्रोबेबिलिटी का वन शॉट है, देखिए प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, मेरे ख्याल 7th 8th से स्टार्ट हो जाती है प्रोबेबिलिटी। तो बेसिक फार्मूला आपको पता ही है कि फेवरेबल आउटकम को आपको टोटल आउटकम से डिवाइड करना है। प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट होता है उसमें जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में आती है। ये बात भी आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नया हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तो टॉपिक है आपका सबसे पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन करना किसका है। अब जिसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो होता है यहाँ पर रैंडम वेरिएबल। जो भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है वो क्वेश्चन के अंदर बता रखा होगा। उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको सबसे पहले रैंडम वेरिएबल सिलेक्ट करना है, तो उसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पर एक्स से। अब जैसा कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा हो कि रैंडम है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है, अनसर्टेन है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 आ गई, आपने मान लो अपने एक्स की वैल्यू 1 निकालनी, तो ये मतलब नहीं है कि आगे उसकी वैल्यू 2 3 4 5 6 ही आएगी, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो एक्स की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, फिर एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू -1 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू -2 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, रैंडम वेरिएबल हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ आपसे पूछी जा रही है, वो आपका एक्स होगा। सपोज आपके पास मान लो मैं कहता हूँ कि वाइट बॉल है आपके पास 3 और ब्लैक बॉल है आपके पास 2। अब हमें यहाँ पर टोटल जो 5 बॉल हैं, 5 में से हमें 2 बॉल निकालनी है सपोज। अब 2 बॉल आपको निकालनी है, वो कहता है कि 2 बॉल जो आप निकालोगे वो दोनों वाइट बॉल होंगी। अब वाइट बॉल आपके पास हैं कितनी, 3 वाइट बॉल हैं। हमें बॉल निकालनी कितनी है, 2 वाइट बॉल निकालनी है। तो अब आपको पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि जो आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो उसमें एक्स क्या क्या हो सकता है। एक्स यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वाइट बॉल को, ठीक है। अब आपने जो 2 बॉल निकाली, ऐसा हो सकता है ना कि जब आपने जो बॉल निकाली थी दोनों में से कोई बॉल भी आपकी वाइट ना आए, ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। एक्स की 0 को मतलब क्या हुआ, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाइट बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं लिख रहा हूं अगर 0, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एक भी वाइट बॉल नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूं 1, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर एक वाइट बॉल निकल रही है, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं x2, तो इसका मतलब है कि वहां पर 2 वाइट बॉल निकल रही हैं। अगर मैं x लिखता हूं 3, तो क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉल तो आपको 2 ही निकालनी है ना। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको बॉल निकालनी है 2 बॉल ड्रॉन। तो जब बॉल ही आपको 2 निकालनी है तो आप x की वैल्यू 2 से ज़्यादा लेके नहीं जा सकते, क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल है आपका वो 2 तक हो सकता है। अब यहाँ पर सीक्वेंस बन रहा है, आप ये मत करना सर कहते हैं सीक्वेंस नहीं बनेगा, कहीं बन सकता है कहीं नहीं बन सकता, ठीक है। कोई फिक्स मान के मत चलना कि हाँ बनेगा ही बनेगा। तो x निकालना समझ में आ गया, चलो x निकल गया। x निकालने के बाद फिर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करोगे, एक बार इसकी फाइंड करोगे, एक बार इसकी फाइंड करोगे और एक बार इसकी फाइंड करोगे। अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके एक टेबल फॉर्म में लिख दो, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर बस आपको ये करना है, एक की नहीं निकालनी, तीनों की निकालनी है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोई नई चीज़ नहीं है, आप निकालते पहले से रहे हो, ठीक है। लेकिन अब उसको थोड़ा और ज़्यादा एलोबरेट करना है और आपको एक एक वेरिएबल का ना निकाल के आपको सारे का निकालना है। जो भी एक्स की वैल्यू पॉसिबल होगी सबका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना है। अब मान लो आपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं, वो तो पता ही है आपको भाई, पी एक्स से डिनोट करते हैं। सपोज आपके पास एक्स की वैल्यू
x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हो गया x, यहाँ पर हो गया px। x की वैल्यू आपने निकाली, वो आ गई x1, x2, x3, इस तरह से करके जो भी x की वैल्यू पॉसिबल हैं वो सारी वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे, और जो इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इन सब की प्रोबेबिलिटी यहाँ आ गई। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका सही है नहीं है ये भी आप पता लगा सकते हो। मान लो आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ से px1 से लेकर px2 तक, xn तक, इन सब का अगर आप सम करोगे तो ये हमेशा 1 के बराबर आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका कंप्लीट है तो ये सम हमेशा 1 के बराबर आएगा ही आएगा। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी आपको ये पता ही है कि 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ना तो कोई नेगेटिव निकलनी चाहिए ना 1 से बड़ी निकलनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें, इनसे आपको पता लग सकता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है या नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर जो अपने एग्जाम्पल लिया है इससे इसको कोरिलेट करूँ, इससे इसको समझोगे आप, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली, x की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पर 0, 1 और 2। अब यहाँ पर आपके पास दो केस अराइज होंगे कि आपने जो बॉल निकाली है उसको आपको रिप्लेस करना है या नहीं करना है। ठीक है, बॉल आपने निकाल के आपको अलाउ करते नहीं करते, भैया आप अपनी बॉल को ले जाओ। अगर अलाउ कर देते हैं दैट मीन्स वो विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। अगर वो कहते हैं नहीं, जो बॉल निकाले ना वापस डाल दो उसको, लेके घर नहीं लेके नहीं जाना, तो इसका मतलब क्या है, उस केस रिप्लेसमेंट है। जो आपने बॉल निकाली थी वापस आपको देनी पड़ेगी, वो रिप्लेसमेंट का केस हो गया। अब ये रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा प्रोबेबिलिटी पर। अगर हम यहाँ पर इसमें मैं लेता हूँ पहले विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने बॉल निकाली लेकिन आपने बॉल वापस नहीं रखी। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर हमने 0 ली, x की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बॉल आप निकाल रहे हो दोनों बॉल में से एक बॉल भी वाइट बॉल नहीं है, यानी दोनों बॉल कौन से निकलेंगी, ब्लैक वाली निकल रही है। अब ब्लैक वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक बॉल हमारे पास 2 है, टोटल बॉल कितनी है 5 है, तो हमारे पास जो पहली प्रोबेबिलिटी आ गई पहली बॉल की वो क्या आ गई 2/5। ठीक है, अब जो बॉल हमने यहाँ से निकाल ली उस बॉल को हमने वापस तो डाला नहीं, तो क्या हुआ, हमारे पास जो टोटल बॉल थी उसमें से एक कम हो गई, और बॉल आपने कौन सी ली थी, ब्लैक ली थी, तो ब्लैक में से भी एक कम हो गई। तो जब आप नेक्स्ट बॉल निकालोगे जो कि ब्लैक ही निकलनी है, क्योंकि हम यहाँ पर 0 वाला केस ले रहे हैं, तो अब ब्लैक बॉल आपके पास 1 है, टोटल बॉल 4 है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बन गई 2/20। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर। अब आ जाओ x = 1 पर। अब x = 1 का मतलब है कि एक बॉल तो आपकी वाइट है और एक बॉल ब्लैक है, तो अगर आपने वाइट बॉल निकाली, वाइट बॉल कितनी है आपके पास 3 है, टोटल कितनी है 5 है। अब जो दूसरी बॉल आप निकाल रहे हो वो निकलनी है आपको ब्लैक, तो ब्लैक बॉल तो 2 थी ना, वो तो 2 थी 2 रहेंगी। आपने तो वाइट बॉल निकाली थी वो आपने साइड में रख दी, लेकिन जो ब्लैक बॉल थी वो तो 2 थी, वो 2 की 2 ही रहेगी, तो यानी आ गया 2/4। अब लेकिन ये इवेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसकी एक पॉसिबिलिटी तो ऐसे हो सकती है कि आपने पहली बॉल जो निकाली थी वो वाइट थी, दूसरी बॉल जो निकाली थी वो ब्लैक थी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बॉल आपकी ब्लैक निकले। कोई जादूगर थोड़ी ना है कि हमें पता लग जाए पहली बॉल वाइट ही निकलेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी है तो भाई पहली बॉल आपने निकाली यहाँ पर ब्लैक और दूसरी बॉल निकाली आपने वाइट, टोटल कम होगा बस। ठीक है, क्योंकि एक वाइट निकल रही है एक ब्लैक निकल रही है, टोटल आपको कम जरूर करना है। तो ये कितना आ गया यहाँ से 6/20, ये 6/20 मतलब 12/20 बन जाएगा। अब अगर आपने x की वैल्यू ली 2, अब देखो x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो उसमें क्या होगा, 2 का मतलब वो है कि दोनों बॉल आप जो निकाल रहे हो दोनों की दोनों ब्लैक ही निकाल रहे हो। तो पहली बॉल आपने निकाली ब्लैक 3/5, अब आपने वाइट निकाली है, जो वाइट बॉल निकाली हमने यहाँ पर 3 बॉल थी हमारे पास, 3 में से हमने और एक बॉल निकाल ली। अब उसके बाद आपने रिप्लेसमेंट नहीं करा तो आपके पास वाइट बॉल रह गई अब 2, टोटल तो कम हो गई होगा, तो 3 2 6, यह आ जाएगा 6/20। तो अब प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बनी 2/20, 12/20, 6/20। अब इसका सम करके देखो
12 और 2 14, 14 प्लस 6 20, 20 अपॉन 20, आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, मतलब इसका जो सम है ये आ गया 1। अब यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में काट के फिर आप लिख देना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार। ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसी क्वेश्चन को अगर बोल दिया जाए आपको कि विद रिप्लेसमेंट करना है, विद रिप्लेसमेंट करना है। अब विद रिप्लेसमेंट क्या फ़र्क आएगा यहाँ पर, देखो x तो आपका वही बनेगा, x तो रहेगा 0 1 और 2। अब लेकिन जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या बनी, प्रोबेबिलिटी बनेगी कि अब 0 का मतलब क्या है कि भाई आपने जो बॉल निकाली है उसको आपने रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस कर देना यानी वापस डाल देना है, घर लेकर नहीं जाना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर बॉल निकाली कौन सी, हम 0 का मतलब है कि बॉल हम निकाल रहे हैं ब्लैक। अब ब्लैक बॉल कितनी है आपके पास, 2 अपॉन 5। अब जब दूसरी ब्लैक बॉल निकालोगे, क्योंकि आपने रिप्लेस कर दिया था, जो बॉल आपने पहले निकाली थी वापस उसके अंदर डाल दी है, अब फिर आप एक दूसरा बॉल निकालना चाह रहे हो, तो दूसरी बॉल भी हमारे पास ब्लैक है तो यही आएगा। तो कितना बन जाएगा 4 अपॉन 25। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर रिप्लेस नहीं करा है। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते तो इसमें क्या होगा कि भाई एक वाइट है और एक ब्लैक है, तो यहाँ भी ऐसे दो केस बनेंगे जैसे ये बने हैं कि पहले आपने वाइट निकाल ली फिर आपने ब्लैक निकाल ली, या फिर पहले आपने ब्लैक निकाल ली बाद में आपने वाइट निकाली। अब यहाँ तो कुछ फ़र्क पड़ना ही नहीं है ना, यहाँ तो विद रिप्लेसमेंट है, तो भैया जो आप निकाल रहे हो वापस उसको डाल के फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ भी आ गया 6, 6 और 6 12 अपॉन 25, x इक्वल्स टू 2। दोनों की दोनों बॉल आपकी वाइट है, तो दोनों बॉल वाइट है तो पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/5, दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी भी आ गई 3/5, तो कितनी आ गई 9 अपॉन 25। अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था अगर उसमें वैल्यू डालें हम इसकी, तो पहली प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास 4 अपॉन 25, 12 अपॉन 25, 9 अपॉन 25। टोटल देखो इसका 1 आ रहा है नहीं आ रहा, 12 प्लस 9 21 हो गया, 21 प्लस 4 25, 25 अपॉन 25, इसका भी टोटल 1 आ रहा है, यानी ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। तो दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ जाना चाहिए, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या करना है, विद रिप्लेसमेंट क्या करना है। विद रिप्लेसमेंट वाले निकालने का एक तरीका और बताऊंगा, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसको तो करने का तरीका ऐसे ही रहेगा, जितने भी इवेंट बनेंगे आपको उतनी बार उसको करना है। जैसे यहाँ पर 2 बॉल निकाल रहे हो तो 2 तरीके से अलग अलग आप निकाल सकते हो। अगर आप 3 बॉल निकाल रहे हो तो आपके पास 3 इवेंट बन जाएंगे। वो क्वेश्चंस आप करोगे प्रैक्टिस, उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस किस तरह से आपको ये बनाने हैं। ठीक है, अब तो x आपको निकालना आ गया, रैंडम वेरिएबल आपको निकालना आ गया, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी आ गई है, और साथ में हमें ये पता लग गया कि भाई ये जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं इसका सम 1 होता है। तो इसमें जो एक क्वेश्चन आता है कि कई बार आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया दे रखा होगा, आपको एक वेरिएबल होगा वहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, k की टर्म्स में दे देंगे या p की टर्म्स में दे देंगे, तो उसको समझ लेते हैं। अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, x की वैल्यू 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपने px निकाला यहाँ पर, तो px आपसे दिया हुआ है 0 k 2k 2k 3k 2k 3k k स्क्वायर, उसके बाद है 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस में k। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको यहाँ पर जो k यूज़ हो रहा है एक तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में उसके अलावा एक दो चीज़ और दी हुई है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम तो हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये तो फैक्ट आपको पता ही है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इन सब का टोटल करो। अब टोटल करेंगे तो पहले स्क्वायर वाली टर्म देखो, 7 और 2 9 प्लस 1 10k स्क्वायर हो गया, और जो k वाली टर्म है 1 यहाँ पर है, 1 प्लस 3 4 4 4 8 प्लस 1 9 इक्वल्स टू क्या आएगा 1। अब इस 1 को भी आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा -1। अब इसके फैक्टर करो, फैक्टर करके आपके पास 2 फैक्टर बन जाएंगे, और 2 फैक्टर आपके पास क्या क्या बनेंगे, मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूँ, फैक्टर तो आपको बनाने आते ही होंगे। एक फैक्टर हो जाएगा 10k - 1, दूसरा फैक्टर आ जाएगा k + 1।
तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू इधर से निकालोगे तो 1/10 आएगी और यहाँ से निकालोगे तो -1 आएगी। अब k की वैल्यू तो माइनस प्लस हो सकती है, लेकिन k को जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो वही प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ रही है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ रही है। अगर ऐसा कुछ केस दिया होता कि k की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी में डालोगे k की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, तो k की वैल्यू वो हो सकती है। लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ -1 जैसे ही डालोगे ये नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला केस आपका खत्म, k की वैल्यू आ गई 1/10। अब उसके बाद ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। x लेस देन 3। अब x लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 से छोटी जितनी टर्म्स है कौन कौन सी है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। अब x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, इसकी क्या है, k है, और इसकी क्या है, 2k है। तो टोटल बन गया 3k, और k की वैल्यू हमारे पास 1/10 है, तो आंसर आ गया 3/10। अगर आपसे यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछ लेता x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, यानी 3 या 3 से बड़ी। अब 3 या 3 से बड़ी निकालने का एक तरीका तो ये है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकाली, 4 निकाली, 5 निकाली, 6 निकाली, या 7 तक, जितना भी दिया हुआ है, 7, 8, 9, 10 भी दिया होता है, वो सब निकालना पड़ता है। इसका मतलब तो ये है। अब इसको निकालने का एक तरीका और हो गया आपके पास। अब हमें ये तो पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है सबकी सबका टोटल 1 होता है, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को उधर ले जाके 1 में से माइनस कर देते हैं। बात तो वही है ना। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ 1 माइनस P0, P1 और P2, तो यहाँ पर आपको 5 बार निकालनी पड़ती है, यहाँ 3 बार निकालनी पड़ती है। कुछ तो छोटा हुआ ना, तो जितना छोटा हो सकता है उतना तो छोटा करें। तो 1 माइनस, अब ये सारी हमने वैल्यू इस क्वेश्चन में तो निकाली हुई है, 3/10 है, तो इसका आंसर आ गया आपका 7/10। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो। और एक क्वेश्चन मान लो हम यहाँ पर और लेते हैं। अब ये कहता है कि फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 बल्ब्स विच इंक्लूड 3 डिफेक्टिव बल्ब्स, ए सैंपल ऑफ 12 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कहता है फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 बल्ब्स विच इंक्लूड 3 डिफेक्टिव बल्ब, ए सैंपल ऑफ 2 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। अब आपके पास 10 बल्ब का एक लॉट है, टोटल 10 बल्ब्स हैं, उसमें से डिफेक्टिव हैं आपके पास 3 और नॉन डिफेक्टिव हैं 7। अब यहाँ पर कह रहा है कि उस सैंपल में से आपको 2 बल्ब वहाँ पर इकट्ठे निकालने हैं। ठीक है, 2 बल्ब निकाल रहे हैं। अगर ये कहता है कि भाई एक एक करके निकालना है 1 बाय 1, तो आपको वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि 1 बाय 1 निकालना है और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है, विद रिप्लेसमेंट निकालना है। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर विदाउट रिप्लेसमेंट कब होगा, विद रिप्लेसमेंट कब होगा, या तो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। अब ये कह रहा है कि भाई आपके पास 10 बल्ब रखे हैं, आपने 2 बल्ब निकाल लिए। अब 2 बल्ब आप इकट्ठे जब निकालोगे तो उसमें भाई रिप्लेसमेंट नॉन रिप्लेसमेंट का मौका ही नहीं है आपके पास। तो इसका मतलब वो केस क्या बन रहा है, एक तरह से नॉन रिप्लेसमेंट का बन रहा है, यानी आप उसमें रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हो। आपने एक बल्ब निकाला, चाहे ऐसे भाई एक हाथ करके ऐसे निकाल लो या इकट्ठे निकाल लो, बात तो वही है। आपको एक बार के सैंपल में 2 बल्ब निकालने हैं। अब वो 2 बल्ब आप निकालोगे तो केस क्या बन गया, विदाउट रिप्लेसमेंट का बन गया। अब यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, क्योंकि 2 बल्ब का सैंपल निकालना है, 2 से ज़्यादा नहीं निकालना। 2 बल्ब का निकालना है तो x की वैल्यू 2 हो सकती है। 0 का मतलब क्या है कि आपने जो बल्ब निकाले हैं दोनों में से एक भी डिफेक्टिव नहीं है। दोनों बल्ब कौन से निकले हैं आपके, नॉन डिफेक्टिव निकले। तो जैसे अभी हमने बॉल वाला केस किया था उसी तरह का क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं इसको अब दूसरे तरीके से करा रहा हूँ। अब उसमें क्या था कि आपने भाई जब एक बॉल डिफेक्टिव, एक बॉल वाइट थी, एक बॉल ब्लैक थी, तो उसमें पहली वाइट दूसरी ब्लैक, दूसरी वाइट पहली ब्लैक, इस तरह से था। तो वहाँ पर कई बार आप केस को भूल सकते हो, आप एक ही केस लिख दोगे। तो दूसरा तरीका ये होता है कि इसमें कम्बिनेशन आप यूज़ करो, कि हमने यहाँ पर 0 का मतलब है कि जो बॉल हमने निकाली है, जो बल्ब यहाँ पर निकाले हैं 2, वो दोनों के दोनों बल्ब यहाँ से निकले, क्योंकि डिफेक्टिव तो एक भी नहीं निकला। 0 का मतलब क्या है, डिफेक्टिव एक भी नहीं निकला। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि आपने जो 3 बल्ब आपके पास डिफेक्टिव थे उसमें से एक भी बल्ब नहीं निकला, इंटू 7C3,
मतलब 7 जो नॉन डिफेक्टिव थे वहाँ से आपके पास 2 बल्ब आ गए, 7C2, 3 नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम आपके पास 10 बल्ब है, 10 में से आपने 2 बल्ब निकालने हैं। तो कम्बिनेशन को यूज़ करो। अब कम्बिनेशन को यूज़ करके इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/15। कम्बिनेशन तो आता होगा ना, नहीं आता तो जो इसका प्रॉपर वीडियो वो देख लेना, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। अब उसके बाद 1 का मतलब क्या हुआ है कि एक डिफेक्टिव है, एक नॉन डिफेक्टिव है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग केस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 जो आपके पास डिफेक्टिव थे, एक आ गया बल्ब, और जो नॉन डिफेक्टिव थे 7, उसमें से एक आ गया, टोटल आ गया आपके पास 10C2। इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर भी आएगा 7/15। अब 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब है कि दोनों के दोनों बल्ब आपके कौन से निकल रहे हैं, डिफेक्टिव वाले निकल रहे हैं। तो डिफेक्टिव आपके पास 3 थे, 2 आपने डिफेक्टिव निकाल लिए, टोटल तो वही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1/15। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाओगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपका बन गया x एंड px। तो x की वैल्यू 0, 1, 2, 7/15, 7/15, 1/15, टोटल करके देख लो 1 आ रहा है। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन आपने बना दिए, डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद उसमें आपसे मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3 चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती है। तो मीन अगर होता है यहाँ पर, तो मीन को हम एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर बोलते हैं, और नॉर्मली हम इसको डिनोट करते हैं EX से। तो इसका फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ PI XI, मतलब प्रोबेबिलिटी को उसके x से मल्टीप्लाई करना है, उसका सम कर देना है बस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 7/15, 1 × 7/15, 2 × 7/15। तो आपके पास ये तो 0 हो गया, 7 और 14, तो ये कितना आ गया आपके पास 7/15, और 7 2 जा 14/15, मतलब 21/15। ठीक है, इसको आप थोड़ा बहुत काट लेना, जितना कट जाए बाकी डिवाइड कर देना, तो 1.4 आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ इससे पूछी जाएगी आपको वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला होता है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। अब ये EX² कैसे निकालोगे, ये तो फार्मूला अभी हो गया, ठीक है, वेरिएंस का। पहले उसके लिए ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब EX² निकालने का मतलब है कि आपको प्रोबेबिलिटी को XI के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर सिंपल XI से किया था, यहाँ पर स्क्वायर से करना है। यानी XI के आपके पास 0 यहाँ पर, तो 0 का स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करना है, 1 का स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करना है, 2 का स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में यहाँ पर 1/15 था भाई, ये गलत लिख दिया हमने, तो यहाँ 2/15 आएगा, 9/15, ठीक है। आगे यहाँ पर 1/15, तो ये आ गया आपके पास 0 आ गया, इधर से 7/15, इधर से 4/15, 7 + 4 11/15, तो ये आ गया आपके पास EX का होल स्क्वायर। अब वेरिएंस निकालोगे आप, वेरिएंस का क्या हो जाएगा भाई, EX² मतलब ये आ गया आपके पास 11/15। इसमें से आपको इसका स्क्वायर माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 11/15 माइनस 9/25। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 75, यहाँ 55, 27, तो 28/75, ये आ गया इसका वेरिएंस। उसके बाद निकालना होगा आपको इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करेंगे सिग्मा से, वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। जो वेरिएंस आपने निकाला है बस आपको उसका स्क्वायर रूट कर देना है। तो पेयर बना के जितना बाहर निकल जाए उतना बाहर निकालो। जैसे 28 के पेयर बन जाएंगे 4 × 7 यानी 2√7, 75 का बन गया 553 यानी 5√3। तो ऐसे ही छोड़ देना, आपको रूट वूट की वैल्यू निकालने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। अगर वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हो तो निकाल लेना, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देना। तो ये तो बात सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने समझ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है प्रोबेबिलिटी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के और क्या क्या तरीके होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तो उसमें 2 तरीके के वेरिएबल्स आपको मिलेंगे, एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है और एक कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब जब आपको स्पेसिफिक अलग अलग वैल्यू x की जब लेनी होती है तो
उसको डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। कंटिन्यूस डाटा का मतलब होता है कि भाई ऐसा डाटा आपके पास हो जो कि कंटिन्यूस चले। जैसे हम टाइम की बात करें, अगर ये कहता है भाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आवर्स। अब ग्रेटर देन 2 आवर्स का मतलब 2 आवर्स हो गया, 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, 2.3 हो गया। लेकिन अगर ये बात करें भाई ग्रेटर देन 2 बॉल, अब बॉल तो यहाँ पर 2.1 या 2.2 2.3 नहीं हो सकती। 2 के बाद सीधी बॉल क्या होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो यहाँ पर वो आपके पास 2 3 4 ये डिस्क्रीट डाटा बन गया, और जो कंटिन्यूस हो गया 2.1 2.2 2.3 ये सारा आपके पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल बन गया। अब जब ये कंटिन्यूस वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, इसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के दो तरीके हमारे पास हैं। जो डिस्क्रीट वेरिएबल है इसके लिए हमारे पास एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिए ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए क्या क्या दिया हुआ है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है ये होता है पी ऑफ एक्स लिख लेंगे, यहाँ पर आर लिख लेंगे, कोई उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो एन सी एक्स पी की रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। अब इसके अंदर होना क्या क्या चाहिए वो चीज़ कंडीशंस ध्यान रखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि एन फाइनाइट होना चाहिए बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिंस। एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट होता है तो एन पहले ही आपका फिक्स होना चाहिए। आपको 2 बार ट्रायल करना है, 10 बार करना है, 15 बार करना है, 20 बार करना है। हैज़ ओनली 2 आउटकम। अब इसके अंदर हमेशा 2 ही आउटकम आएंगे। एक आउटकम होगा आपका सक्सेस, एक आउटकम होगा फेलियर। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, या तो सक्सेस होगी या फिर फेलियर होगा। और यहाँ पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको P से डिनोट करते हैं और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को Q से डिनोट करते हैं। इन दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। P डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं करेगी। अब ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं करेगी, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जैसे अब कुछ क्वेश्चंस होंगे, मान लो विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होंगे और एक विदाउट रिप्लेसमेंट वाले होंगे। जो यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होंगे वो यहाँ नहीं चलेंगे, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं होंगे, उसको आप प्रॉपर मेथड से ही करना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सपोज मान लो आपके पास 2 वाइट बॉल आ जाएं और वाइट बॉल 2 आ गई और ब्लैक बॉल आपके पास 3 आ गई। अब हम सक्सेस ले रहे हैं कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो वाइट बॉल अगर हम पहले निकालेंगे तो वाइट बॉल क्या आएगी, यानी सक्सेस क्या आ जाएगी 2/5। अब अगर मैं दूसरी वाइट बॉल निकालना चाह रहा हूँ और मैं करना चाह रहा हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अगली बॉल क्या आएगी, वाइट बॉल आपकी एक कम हो जाएगी, तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ना यहाँ पर चेंज हो गई। और यहाँ पर क्या कह रहा है, बाइनोमियल आप जब लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस चेंज नहीं होनी चाहिए ट्रायल टू ट्रायल। जब आपने पहली प्रोबेबिलिटी 2/5 ली है तो थ्रू आउट वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/5 रहेगी। अब वो कब रहेगी, जब उसके अंदर रिप्लेसमेंट होगा। तो यानी जब इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे बॉल के, बल्ब के, तो उसके अंदर रिप्लेसमेंट आपको दिया हुआ होगा कि रिप्लेसमेंट आपको वहाँ पर करना है, तो वहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। सबसे बड़ी पहचान इसकी है। और अगर आपको कॉइन दे दिया या डाइस दे दिया तो उसके अंदर वर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। कॉइन को जब आप टॉस करोगे, हेड आ गया या टेल आ गया, अब अगली बार कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें ये तो हो नहीं सकता कि आप हेड को उसमें से रब कर दो किसी भी तरीके से, वो हेड टेल तो फिर भी रहेगा। अब डाइस है, अब डाइस को आप जब फेंकोगे तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 ही रहेंगे। अगली बार जब डाइस फेंकोगे तब भी वो 1 2 3 4 5 6 रहेंगे, यानी 1 आने की प्रोबेबिलिटी तब भी 1/6 रहेगी, बाद में 1/6 रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि 1 आ गया तो आपने उसको काट के वहाँ से निकाल दिया, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब डाइस के क्वेश्चंस होंगे, कॉइन के क्वेश्चंस होंगे, या ट्रू फॉल्स कहीं पर आपको टिक करने होंगे, MCQs आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे कि आपके पास 10 MCQ क्वेश्चंस हैं और उसके प्रोबेबिलिटी जो ठीक होने की तो 1/4 हो गई। अब आप जब पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तब भी प्रोबेबिलिटी 1/4 रहेगी, तो दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तब भी प्रोबेबिलिटी 1/4 रहेगी, तीसरा करोगे तब भी तो 1/4 ही रहेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको विद रिप्लेसमेंट वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, अब विद रिप्लेसमेंट वर्ड नहीं मिलेगा तो ये मत समझना कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। उस क्वेश्चन को समझना ध्यान से कि क्या क्वेश्चन में कहना चाह रहा है वो। उसके बाद अगर कोई इस तरह से है कि भाई आप बल्ब निकाल रहे हो, यहाँ रिप्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट होगा तो वो आपको स्पेसिफाई कर रखा होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हम इस फार्मूले की हेल्प से अगर पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है तो सबका बनाएंगे, जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमने बनाया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। और अगर स्पेसिफिक किसी का पूछता है तो हम वो निकाल लेंगे। मान लो एक्स की वैल्यू 2 के लिए पूछता है तो सीधा 2 का निकाल दो, बात खत्म। ठीक है, अब उसके बाद इसमें मीन निकालेंगे। मीन का फार्मूला यहाँ पर
थोड़ा छोटा हो जाता है। मीन को यहाँ म्यू से डिनोट कर लेते हैं, फार्मूला होता है इसका एन पी, ठीक। और वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा एन पी क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता ही है, तो एन पी क्यू जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, वो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो फार्मूला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ये है पी आर ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n और p क्या है, n यहाँ पर ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होता है, गोज टेंड्स टू इन्फिनिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है ऑलमोस्ट गोज टूवर्ड्स जीरो, ठीक है। ये टेंड्स टू जीरो है, जीरो नहीं है, ना तो n इन्फिनिटी है ना p जीरो है, गोज टू जीरो और गोज टू इन्फिनिटी है। मतलब ये कि n इसके अंदर काफ़ी लार्ज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बुक के पेज ले लो, बुक में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, या किसी एक पेज में भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। अगर हम उसमें टाइपोग्राफिकल एरर देखें तो उन वर्ड्स के मुकाबले बड़ी कम होती है। हो सकती है किसी बुक में कभी कभी जब नई नई पब्लिश होती है स्पेशली बुक, तब थोड़ा ज़्यादा होती है, धीरे धीरे रेक्टिफाई होता जाता है वो तो। लेकिन आप कंपेयर करोगे ना पूरी बुक के हिसाब से, तो उस पूरी बुक में जितने वर्ड्स दिए हुए हैं उनके मुकाबले उनसे कंपेयर करोगे तो जो सक्सेस और जो उसकी टाइपोग्राफिकल एरर होने की जो चांसेस होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। इसलिए p टेंड्स टू जीरो हो जाता है। तो जहाँ पर ऐसे केसेस होते हैं कि p आपका बहुत कम हो और n आपका बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई कर रखा होगा कि आपको इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। अगर n मान लो 10, 15, 20 ऐसे भी दे सकता है, लेकिन उसमें स्पेसिफाई कर रखा होगा कि आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये अप्रॉक्सीमेट आपको वैल्यू देता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। इट इज़ द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, लेकिन उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको जरूर देगा ये। यहाँ पर जब आप लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू होती है n इंटू में p, और लैम्डा जो आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं निकलना चाहिए। और यहाँ पर जो लैम्डा होता है उसी को हम मीन भी बोलते हैं, लैम्डा एन पी के बराबर आता है, तो लैम्डा का फार्मूला एन पी होता है। और जो वेरिएंस होता है यहाँ पर वो मीन के ही बराबर होता है, इसलिए ये भी एन पी होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो इन दोनों केसेस में ये वाले फार्मूले हमारे चलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कंटिन्यूअस की। पहले इसके एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हम एक इसी टाइप का लेते हैं कि द ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर, 4 की जगह यहाँ पर 3 दे रखे हैं, ठीक है। कि आपके पास एक मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है जिसके अंदर 3 पॉसिबल आंसर्स हैं, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज़ करेक्ट फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपके पास हैं, उन 5 क्वेश्चन में से सभी के अंदर आपके पास इसी तरीके से दे रखा है जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है। अब कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। कि एक स्टूडेंट जो है वो 4 या 4 से ज़्यादा सही आंसर देता है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ जो डाटा आपको दिया उस डाटा से समझो पहले जो जो चीज़ें आप निकाल सकते हो उन चीज़ों को यहाँ पर निकालो। क्वेश्चन आपके पास 5 है, तो n आपके पास हो गया 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो 3 आपके पास चॉइसेस दिए हुए हैं उनमें से एक ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ठीक होने की वो है 1/3, तो q आ जाएगा 2/3, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। n आपके पास है, p आपके पास है, q आपके पास है। प्रोबेबिलिटी पूछता है कि 4 या उससे ज़्यादा सही आंसर होंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो अब ये डाटा जो आपको दिया हुआ ना, इस डाटा से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमें कौन सा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई P4 और P5। अब आई थिंक यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना। जैसे अभी मैंने समझाया था भाई MCQ क्वेश्चन है, उसमें आप पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तब भी 1/3 रहेगी, दूसरा अटैम्प्ट करोगे तब भी 1/3 रहेगी, ये चेंज नहीं हो रही। ये चेंज नहीं हो रही तो मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो अब यहाँ पर फार्मूला इसका लगा दो, n आ गया पास 5। फार्मूला क्या है हमारे पास इसका, NCx p⁻x q⁻n-x। तो n आपके पास 5 है, 5c4, और p की वैल्यू आपके पास है 1/3 इसकी पावर 4 एंड 2/3 की पावर 5 - 4 करेंगे 1, 5c5
1/3 की पावर 5, इसकी पावर आएगी 0, उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। 5c4 को सॉल्व करेंगे तो 5 आ गया, यहाँ से ऊपर आ गया 2/3 की पावर 5, 5c5 1 आ जाएगा और 1/3 की पावर 5। इस 3 की पावर 5 को आप कॉमन निकाल दो, अंदर आ जाएगा 5 2 10 प्लस 1, तो 11/3 रेज़ टू पावर 5। अगर आंसर में ऐसे ही छोड़ रखा हो ऐसे ही छोड़ दो, अगर 3 की पावर 5 सॉल्व करके दिखा रखा हो तो उसको सॉल्व कर देना, आंसर तो आपके पास होंगे, उसी हिसाब से आपको चल लेना है। अब यहाँ पर अगर इसका ये मीन भी पूछ ले आपसे कि मीन क्या होगा, तो मीन होता है इसमें n इंटू में p, तो n आपके पास है 5, p हमारे पास है 1/3, तो ये आ जाएगा 5/3। और वेरिएंस होता है NPQ, तो n आपके पास 5, p 1/3, 2/3, तो ये आ जाएगा 10/9। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी साथ साथ बताना हो तो इसका करना है आपको स्क्वायर रूट, तो 10 का स्क्वायर रूट तो 10 रहने दो, 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, ऐसे ही छोड़ देना आपको। इस तरह से मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब बड़े आराम से इसमें निकाल सकते हैं आप। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम उसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का केस देखते हैं, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ए सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग रेजर ब्लेड्स देयर इज ए स्मॉल चांस 1/500 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। अब यहाँ पर ये कह रहा है ब्लेड के डिफेक्टिव होने के बहुत कम चांस है, वेरी स्मॉल चांस यानी P गोज टू 0। तो यहाँ पर P आपको दिया हुआ है 1/500, डिफेक्टिव होने के चांस इतने हैं। द ब्लेड्स आर इन ए पैकेट ऑफ 10, ब्लेड्स जो है वो 10 के पैकेट में है। यूज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर स्पेसिफाई भी कर रहा है कि आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है, तो यह तो स्पेसिफाई करेगा। दूसरी चीज़ हमें यहाँ से भी समझ में आ रही है कि प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम है, तो बहुत कम है यानी इसको आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से करना चाहिए। टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव ब्लेड्स। साथ में एक चीज़ और इसने यहाँ पर दे दी, अप्रोक्सीमेट नंबर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी है, एग्जैक्ट नहीं बतानी है, ठीक है। तो यानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरी तरह से आपको ये इशारा कर रहा है। एंड 2 डिफेक्ट आगे कहता है इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट, अगर आपके पास एक कंसाइनमेंट आता है जिसके अंदर 10,000 पैकेट हैं तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो आपके पास n यहाँ पर 10 है, पहले हम एक पैकेट के हिसाब से निकालते हैं एक पैकेट में कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा, लैम्डा होता है n इंटू में p, तो 1/500 इंटू में 10, तो ये आ जाएगा 0.02, ये आपके पास आ गया। यानी e की पावर लैम्डा होती है तो e की पावर -0.02। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी होगी या फिर आपको टेबल प्रोवाइड की जाती है, टेबल के चांसेस कम है, जैसे इस क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 0.9802, वैसे ही आपको वैल्यू साथ में क्वेश्चन में मिलेगी। अब आप निकालिए, सबसे पहले कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव। नो डिफेक्टिव का मतलब हो गया कि भाई एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है और डिफेक्टिव इरेजर नहीं है तो यहाँ पर Px इक्वल्स टू 0 हो गया। अब जो फार्मूला होता है इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूला क्या होता है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर r की जगह हमारे पास आ गया 0, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा तो वही रहेगा, और लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.9802। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है 1 हो जाता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 हो जाता है, तो इसका आंसर आ गया 0.9802। उसके बाद प्रोबेबिलिटी किसकी पूछता है, 1 डिफेक्टिव 2 डिफेक्टिव। तो 1 डिफेक्टिव मतलब P1, तो यहाँ पर यही रहेगा, यहाँ पर इसकी जो पावर है ये 1 हो गई और यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, तो ये भी 1 रहेगा, ये 0.02 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.9802, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.02 से, तो आपके पास आंसर बन गया इसका 1 डिफेक्टिव 0.0196। उसके बाद P2, जब P2 आप करोगे तो यहाँ पर पावर इसकी 2 हो जाएगी और नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9802, ये 0.0004 डिवाइडेड बाय 2। इससे आप इसको कैंसिल कर लोगे तो 0.002। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 0.000196। तो इस तरह से इनकी प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब इसने जो क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी हुई थी, अगर हमारे पास कंसाइनमेंट आता है 10,000 पैकेट्स का तो कितने उसके अंदर डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो आपके पास जो ये प्रोबेबिलिटी निकली थी, अब आपको क्या करना है, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगले स्टेप में नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब लेके 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करना, फिर यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आई है 10,000 को इसको मल्टीप्लाई कर देना, 10,000 को इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा कि कितने आपके कंसाइनमेंट के अंदर कितना डिफेक्टिव माल है। तो वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, जो कंटिन्यूस, जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि इसके अंदर कंटिन्यूस वेरिएबल जो है उसमें जब आपको दे रखा होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करने के लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल होती है उस टेबल को यूज़ करना होगा। उस टेबल में आपको वैल्यूज़ दे रखी होंगी। अब वैल्यूज़ किस हिसाब से दे रखी होती है, आपके पास मान लो कुछ ये अलग अलग सिचुएशंस आएंगी। ये जो कर्व आता है, इस कर्व को हम बोलते हैं बेल शेप कर्व। ये दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। ठीक है, दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, यानी जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में होगा। तो एक सिचुएशन आपकी ये है, अभी थोड़ा इसमें और डिस्कस करेंगे क्या क्या है। दूसरा शेप आपके पास ये आ गई, तीसरी शेप आपके पास ये आ गई, और चौथी शेप आपके पास ये आ गई। अब इसके अंदर जो रैंडम वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, रैंडम वेरिएबल z से डिनोट किया जाता है। जैसे जो बाकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर x से नॉर्मली हम डिनोट करते हैं, इसके अंदर z से डिनोट करते हैं। ठीक है, एयर z इज रैंडम वेरिएबल। लेकिन जो क्वेश्चन से आपको उसमें x की वैल्यू दे रखी होगी, उसको z में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, z इक्वल्स टू x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फार्मूले की हेल्प से जो भी आपको x की वैल्यू दे रखी होगी उसको आप z में कन्वर्ट कर लेंगे। z में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब जैसे आपको मैंने यहाँ पर बताया कि दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो पूरा कर्व होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। अब यहाँ पर जो साइन यूज़ हो रहा है इंटीग्रेशन का, इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन की हेल्प से आप किसी भी कर्व का एरिया निकालते हो। यहाँ पर आपको एरिया के हिसाब से ही प्रोबेबिलिटी दे रखी है। मतलब अगर ये बोलता है कि रैंडम वेरिएबल आपके पास है कि यहाँ पर स्मॉल z से डिनोट कर दें, इसकी वैल्यू अब से आपको लेनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन z। ठीक है, ये वाला z रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर ये कहता है कि भाई z की वैल्यू अगर इससे छोटी है, इससे छोटी है तो मतलब ये वाला एरिया पूरा आपका ये लेना है। तो एरिया जब भी हम निकालते हैं तो इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया निकालते हैं। अगर हम टोटल एरिया देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो उसका टोटल एरिया 1 होता है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो टोटल 1 होती है। इसमें से आधी इधर होगी आधी इधर होगी। मतलब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि भाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, यहाँ तक की अगर प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, या फिर 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इन दोनों का जो एरिया होता है वो 0.5 होता है, या प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हो 0.5 होती है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ पर वेरिएबल किस तरह से दिया हुआ है। जो टेबल आपको दे रखी है बुक में पीछे, वो सभी जो है वो इसी हिसाब से दे रखी है कि जो भी आपके पास रैंडम वेरिएबल होगा, जो भी वैल्यू होगी, उसके लेफ्ट वाला एरिया आप उस टेबल की हेल्प से निकाल सकते हो। तो अगर यहाँ पर आता है सिंपली z लेस देन z, तो इसको आप लिख सकते हो f ऑफ z। f ऑफ z मीन्स z के लेफ्ट में जितना भी एरिया आ रहा है, टेबल का यूज़ करेंगे, टेबल का यूज़ करके आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर क्या हो सकती है कि आपकी जो वैल्यू है वो दो आपको वैल्यू दे रखी है z की, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, ये z1 है, ये z2 है। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ
z ग्रेटर देन z1 एंड लेस देन z2। अब ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम z2 का एरिया निकालेंगे। अब हम लिख रहे हैं f ऑफ z2, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा एरिया आया, इसके लेफ्ट वाला ये सारा का सारा एरिया आ गया। इसमें से आपको जो इधर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये माइनस करना है। ये किसके लेफ्ट में आ रहा है, z1 के लेफ्ट में आ रहा है, तो इसको आपको माइनस कर देना है इससे। ठीक है, वही टेबल का यूज़ करेंगे, वैल्यू आपके पास होगी, वैल्यू निकालने के बाद पुट करना, माइनस कर देना, आपके पास ये एरिया आ जाएगा। अगर ये कहता है कि भाई जो z आपको दे रखा है उसके राइट हैंड साइड वाला जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है z ग्रेटर देन z। तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो एरिया आपके पास होता है टेबल में वो तो लेफ्ट वाला होता है, ये पूछ रहा है राइट वाला। तो हम क्या करते हैं, हम ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं पहले। पूरा एरिया कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 में से जो इसके लेफ्ट वाला पार्ट है, टेबल से तो हमें ये वाला मिलेगा ना हिस्सा, तो इसके जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको हम माइनस कर देंगे। तो जब भी ग्रेटर देन का साइन होगा तो इस तरह से आप उसको पहले एक्सप्रेस कर लें, फिर उसके बाद टेबल का यूज़ करें। तो अब चौथा केस देखते हैं। चौथे केस में कहता है कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है लेस देन माइनस जेड, तो माइनस जेड का मतलब ये इधर आ गया, तो इसके लेफ्ट वाला एरिया फाइंड करना है, मतलब ये एरिया फाइंड करना है। अब क्योंकि ग्राफ जो होता है ना आपका सिमेट्रिक होता है, ये जो कर्व होता है दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, जितना इधर है उतना इधर होगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाह रहा हूँ, मतलब मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ, बात दोनों एक ही है। अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया हमने इसकी हेल्प से निकाला, जो ये एरिया है वही एरिया तो यही होगा ना। यहाँ पर ये माइनस जेड है, इधर आगे प्लस जेड हो गया, तो यानी लेफ्ट देन जेड लेस देन माइनस जेड को आप लिख सकते हो 1 माइनस एफ ऑफ जेड, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आपके सेम पार्ट पर है, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। तो जब भी माइनस में दे रखा हो तो उसको आप पहले इस तरह से एक्सप्रेस कर लो। इस तरह से एक्सप्रेस करने के बाद फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके आप इसको सिंपल बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है कि यहाँ पर समझ लेते हैं कि आपको कैसे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 30 स्टैंडर्ड डेविएशन 10। मीन आपको 30 दिया हुआ है, यानी म्यू की वैल्यू 30 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। इफ 1000 स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 33 मार्क्स एंड मोर देन 50 मार्क्स, बिटवीन 30 एंड 45 मार्क्स। तो लेस देन 33, तो पहले वाले केस में क्या कर रहा है, लेस देन 33, x की वैल्यू लेस देन 33 है। अगर x की वैल्यू 33 है तो सबसे पहले आप फाइंड करो यहाँ पर z, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। तो यहाँ पर आपके पास z का फार्मूला होता है x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर x की वैल्यू 33 आप लेते हैं, मीन आपका 30 है, डिवाइडेड बाय 10, तो 3/10 का मतलब आ गया 0.3, तो यानी z की वैल्यू है वो आएगी लेस देन 0.3। अब लेस देन 0.3 है तो इसका मतलब, अब टेबल से अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो f ऑफ 0.3, और जो टेबल आपके पास होगी आपको, अब टेबल ना देके आपको क्वेश्चन के अंदर ही वैल्यू आपको दे रखी होगी इसकी, तो इसकी वैल्यू है 0.6179। अब ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 1000 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे उसके हिसाब से, ये तो हमने एक स्टूडेंट का निकाला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 1000 को इससे कर दो आप मल्टीप्लाई, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 617.9। इसको राउंड ऑफ कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो 618 आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट में कहता है कि आपको जो मार्क्स हैं मोर देन 50, जिन स्टूडेंट के मार्क्स मोर देन 50 आए। अब यहाँ पर x की वैल्यू 50 है तो z कितना हो जाएगा, 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, 2 आ गया, तो यानी z की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 में कैसे बताया था, ऐसे लिखना है 1 माइनस एफ ऑफ 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास है 0.9772। 1 में से इसको माइनस करोगे 0.0228, ये आ गया। अब जिन स्टूडेंट के मार्क्स मोर देन 50 आए वो कितने स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए
इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 22.8, यानी इसको भी राउंड ऑफ करोगे तो 23। फिर नेक्स्ट पार्ट में पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बिटवीन 30 एंड 45। तो बिटवीन 30 एंड 45, अब अगर x की वैल्यू 30 है, अगर x की वैल्यू 30 है तो z कितना हो जाएगा, 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, 0 हो जाएगा। और ये अगर 45 है तो 15/10 यानी 1.5। तो z कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर 1.5 तक। अब इस तरह से इसको कैसे लिखते हैं हम, f ऑफ 1.5 माइनस f ऑफ 0। तो f ऑफ 1.5 की वैल्यू हमारे पास है 0.9332, f ऑफ 0 की वैल्यू हमेशा रहेगी 0.5। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, आ जाएगा 0.4332। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे, तो इसको भी आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 433.2। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 433 रखना। तो इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आपको यूज़ करना है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में आइडिया लग पाया होगा कि प्रोबेबिलिटी आपको किस तरह से सॉल्व करनी है। बाकी और डिटेल में अगर आपको जानना है तो उसके लिए तो आपको रेगुलर वीडियोस देखने चाहिए, ठीक है। बाकी जितना मैंने वन शॉट में बताया सारे फार्मूलाज, इससे भी आप अगर तैयारी आप करोगे तो बड़े आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।